हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज मैनेजमेंट विषय में आगे बढ़ते हुए हम यूनिट नंबर 3 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है नियुक्तिकरण। जी हाँ, नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। इंग्लिश में आप इसको स्टाफिंग बोलेंगे। ये जो स्टाफिंग टॉपिक है ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये स्टाफिंग एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और इसके अंदर कई सारी छोटी अन्य प्रोसेस भी शामिल हैं, अन्य प्रक्रियाएं भी शामिल है, जैसे भर्ती यानी रिक्रूटमेंट, जैसे चयन यानी सिलेक्शन, और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और डेवलपमेंट यानी विकास। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। सामान्य आपने कई बार सुना है कि इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। जहां पर वो नियुक्ति होती है वहां आप इसको इंग्लिश में अपॉइंटमेंट बोलते हैं, मगर यहां पर आप अपॉइंटमेंट ना बोलें तो ठीक है, यहां पर आप इंग्लिश में इसको स्टाफिंग नाम देंगे। इसके अलावा अपॉइंटमेंट शब्द नहीं मिलेगा। और नियुक्तिकरण में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आप खुद बताइए। नियुक्तिकरण किस नंबर पे आप पढ़ रहे हैं? जो भी पढ़ें कंटिन्यू पढ़ें, पिछली क्लास देखें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रारंभिक अवधारणाओं की, और इसमें से पहली अवधारणा पी और दूसरी अवधारणा ओ, इस पर हमारी 2 वीडियो क्लास आ चुकी है। पी कंप्लीट हुआ है यानी प्लानिंग, ओ कंप्लीट हुआ है यानी ऑर्गेनाइजेशन। आज हम तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, और तीसरे नंबर पे हम टॉपिक पे स्टाफिंग पे चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन माना जाता है। आपको पहले में क्या सीखा, आप याद करिए। पहले में सीखा है प्लानिंग बनाना। प्लानिंग बनाना यानी आपने सीखा था क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब आपने पेपर पे प्लानिंग किया, अच्छी बात है, एक लाइन में। ऑर्गेनाइजेशन यानी अलग अलग कार्यों को आपने अलग अलग ग्रुप में बांटा, कार्यों का समूहीकरण किया, और हर कार्य के हर व्यक्ति के आपने सारी चीजें स्ट्रक्चर डिसाइड किया कौन क्या काम करेगा। अब ये दोनों काम आपने ऑन पेपर तो किया है, ऑन पेपर किया है, वेरी गुड। मतलब आपने सिर्फ कागज पे प्लानिंग की है, कागज पे प्लानिंग की है कि यहां से लेकर अगले 5 साल या 2 साल तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी कहां तक जाएगी, कितनी प्रोग्रेस होगी। और ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने किया ये भी आपने वही किया है कि ये मेरा डिपार्टमेंट एक्सरा डिपार्टमेंट है, ये ब्लड डिपार्टमेंट है, ये पैथोलॉजी लैब है, ये वार्ड है, ये आईसीयू है, सब आपने अलग अलग हॉस्पिटल में डिजाइन किया। मगर जब तक कोई व्यक्ति नहीं आएगा, मनुष्य नहीं आएगा, इंसान नहीं आएगा, तब तक काम शुरू होगा क्या? नहीं होगा। तो ये तीसरा काम माना जाता है स्टाफिंग। और स्टाफिंग का सीधा मतलब है लोगों को अपने काम पर लगाना। अब काम पर लगाना, जैसे आप सभी लोग पटवारी का एग्जाम दे रहे हैं, ये पटवारी की भर्ती है, भर्ती, इसका नाम है भर्ती, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट भी इसका ही पार्ट है स्टाफिंग का। आगे चल के आप पटवारी में सेलेक्ट हो जाएंगे, यदि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, 80% आपका आएगा तो आपका चयन होगा, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। और उसके बाद पटवारी बनने के बाद आप जाते से कोई पटवारी का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको पटवारी का काम नहीं आता है, इसलिए तीसरे नंबर पे ट्रेनिंग आएगा। फिर वो आपको ट्रेनिंग देगा और आपको काम सिखाएगा, उसके बाद आप पटवारी का काम करेंगे। तो ये जो नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण तीसरे का मतलब है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसका सीधा मतलब है खाली पदों को भरना। खाली पद मतलब जो पोस्ट खाली है, जो पोस्ट खाली है उस पर व्यक्ति को लाना। तो मैं एक लाइन में लिखूं, कोई पूछेगा क्या है नियुक्ति, तो आप कई प्रकार से बता सकते हैं। पहले सिर्फ इतना लिख देते हैं, खाली यानी रिक्त। रिक्त मतलब खाली, ब्लैंक। रिक्त पदों, पदों मतलब जो पोस्ट है, ऑफिस है, जो ऑफिस है, खाली पदों को भरना। क्या यही है नियुक्ति? बिल्कुल सही। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में खाली पद हैं उसको भरना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइवर भी लगेगा, ठीक है, स्वीपर भी लगेगा, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर भी लगेगा, नर्स भी लगेगी, सारे लोग लगेंगे, एक्सरा डिपार्टमेंट लगेगा, लैब टेक्नीशियन लगेंगे, सारे लोग लगेंगे। तो आपने अलग अलग लोगों को, आपको सबको लाना है, तो आप उसके लिए एक लाइन में बोल रहे हैं खाली पदों पर भरना। मगर क्या सिर्फ इतने से काम चलेगा? नहीं, पदों को भरना नहीं है, पदों को योग्य व्यक्तियों से भरना है। योग्य मतलब जो उसके योग्य हो। आप पटवारी बनने के योग्य होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात अंतिम सत्य है कि आप यदि योग्य हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्के में होगा। और खाली पदों को भरना तो है, मगर आप बोलेंगे उपयुक्त, उपयुक्त पद पर उपयुक्त आदमी या व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ राइट पर्सन, मतलब सही व्यक्ति। इसको अच्छे से बोले तो सही पद पर सही व्यक्ति को बैठाना है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा नर्स की पोस्ट पर आप जिसको बिठाएंगे वो नर्स का काम करना जानता होगा। आप किसी ड्राइवर को डॉक्टर की पोस्ट पर नहीं रखेंगे, डॉक्टर को किसी स्वीपर की पोस्ट पर नहीं रखेंगे, स्वीपर को, सबके अलग अलग पद हैं। तो जिस पद के लिए जो सबसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति है उसको रखना, इसी को बोल रहे हैं सही पद के लिए सही व्यक्ति। इंग्लिश में बोल रहे हैं राइट पर्सन फॉर द राइट पोजिशन। राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन, सही व्यक्ति, ये ज्यादा निकट बैठ रहा है। ये तो सिंपल है, खाली पदों को भरना। अब बोल रहे हैं उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति को भरना। इसी को आप दूसरी भाषा में बोलेंगे सही पद पर सही व्यक्ति को रखना। नियुक्ति क्यों की जाती है?
अपॉइंटमेंट क्यों किया जाता है? तो भाई सीधी सी बात, पद खाली है। पद खाली कब होगा? जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया आप कोई हॉस्पिटल डालेंगे, कोई होटल डालेंगे, तो पद खाली होगा और खाली पदों को आपको भरना है। ये नए उद्योग की बात कर दी। मगर जो पुराना है, जो पहले से चल रहा रिलायंस, यहाँ भी पद खाली होते रहेंगे। कोई सा भी पद खाली होता रहेगा, क्योंकि उसके कई कारण हैं। कई बार पदोन्नति की वजह से पद खाली होते हैं। जैसे आपका ये ऑफिसर है, इसका प्रमोशन हो गया और ये ऊपर की पोस्ट पे चला गया, तो नीचे वाली अपने आप खाली हो गई। तो पदोन्नति सबकी होती है, सबका प्रमोशन होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो पदोन्नति की वजह से भी खाली कैसे हो सकता है? पदोन्नति की वजह से हो सकता है। नए व्यापार में तो लगता ही है, नए व्यापार की तो बात ही अलग है। शुरू में सारे कर्मचारियों को अपॉइंट करना पड़ता है। उसके बाद स्थानांतरण होता है, हिंदी में स्थानांतरण, इंग्लिश में ट्रांसफर। किसी का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरी सिटी में हो जाता है, तो भी पद खाली हो जाता है। इसके बाद लोग काम छोड़कर चले जाते हैं कि अब आज के बाद हमने यहाँ से काम छोड़ दिया, उनका जो भी कारण हो काम छोड़ने का। उसके बाद कुछ लोग पदच्युत कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है पद से हटा देना। कंपनी में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, आपको पद से भगा देंगे, चलो भागो, आप कल से मत आना, ठीक है। तो पदच्युत को आप इंग्लिश में रिमूव लिख लीजिए, डिसमिस लिख लीजिए, जो भी आप देख लेना क्या पर्टिकुलर टर्म है। मतलब प्रमोशन से भी होता है, ट्रांसफ़र से भी होता है, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं तो भी होता है, डिसमिस कर देते हैं तो भी होता है। और इसके अलावा कई लोगों की पद अवनति भी होती है। हिंदी वाले पद अवनति, इंग्लिश वाले प्रमोशन का उल्टा क्या बोलेंगे? डिमोशन होता है, पद अवनति होती है। पद अवनति या ऐसा लिखेगा हिंदी में, ध्यान रखेंगे। तो इन सब कारण से पद खाली होते ही रहते हैं। मतलब स्टाफिंग एक बार की प्रक्रिया नहीं है। जब तक संगठन जिंदा रहेगा तब तक स्टाफिंग होती रहेगी। और हर संगठन अपने आप को किस नज़रिए से देखता है कि मैंने जब होटल डाली थी तब मेरे यहाँ 10 लोग काम करते थे, मेरी होटल बड़ी हो गई, 100 लोग काम करने लगे। मेरी होटल का नाम है सायाजी होटल इंदौर में, अब वहाँ पर 5000 लोग काम करने लगे। तो मानव संसाधन बढ़ रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज इसका बढ़ रहा है, मतलब ये व्यवसाय भी बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें इन सब कारणों से नियुक्ति हुई। अब नियुक्ति में पढ़ना क्या है? नियुक्ति में प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, बस यही पढ़ना है आपको आज की क्लास में। 7 पॉइंट एक के नीचे एक, आपको एकदम नहीं रटना है, समझना है और ऐसे स्वीकार करना है। और जब एग्जाम में आएगा तो ध्यान से पढ़ के लगाना है कि ये साइकिल टूट तो नहीं रही। आपको साइकिल जब भी पढ़ाएंगे, जैसे आपको नियोजन में भी प्रक्रिया पढ़ाई थी और उसके बाद संगठन में भी एक छोटी सी प्रक्रिया मैंने पढ़ाई थी, और अब मैं आज आपको नियुक्तिकरण में प्रक्रिया पढ़ा रहा हूँ। मगर उसके पहले आप बताइए अपने मन से कि स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? लोगों को काम पर रखना, ठीक है। सीधी भाषा में बात करें, लोकल भाषा में, लोगों को काम पर रखना, काम पर लगाना। और दूसरी बात आपने ये भी सीख लिया, उपयुक्त पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करना, ठीक है ना। तो इसके लिए भर्ती निकलेगी, सारी चीज़ें होंगी, जैसे आप पटवारी की भर्ती देख रहे हैं। मगर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आएगी संख्या। मतलब आखिर कोई नया हॉस्पिटल बन रहा है या कोई नया काम आ रहा है, कोई नई मशीन आ रही है, उसके लिए नए वर्कर्स को आपको अपॉइंट करना है। आपकी कंपनी में ज़रूरत है कि 300 व्यक्तियों को ज़रूरत है, जो 300 लोग कंप्यूटर में अच्छी दक्षता रखते हैं, ठीक है। तो पहले तो संख्या डिसाइड करना, तो लिख देते हैं सबसे पहले काम आता है संख्या डिसाइड करना। मतलब आपको कितने व्यक्तियों की ज़रूरत है, आपको कितना मानव संसाधन चाहिए, मतलब आपको कितना ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए, कितना मानव संसाधन चाहिए, ये बात। दूसरी बात, अब मानव संसाधन ऐसा नहीं कि हमको 500 व्यक्ति चाहिए। हम डॉक्टर या हम एक बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम एक डॉक्टर हैं, तो हमको ये भी मालूम चाहिए इसमें से कितनी नर्स चाहिए, कितने स्वीपर चाहिए, कितने ड्राइवर चाहिए। तो दूसरी लाइन में आपको क्या याद रखना है कि किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए, किस प्रकार के व्यक्ति, किस टाइप के, मतलब किस टाइप के, मतलब ड्राइवर चाहिए आपको, मजदूर चाहिए, दैनिक दिहाड़ी वाले चाहिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चाहिए आपको, एडवाइज़र चाहिए आपको, डॉक्टर चाहिए। तो आपको किस प्रकार के व्यक्ति चाहिए, ये दोनों बातें, ये पहला चरण है इसका। पहला चरण है मतलब सबसे पहले संख्या डिसाइड करना, कितने ह्यूमन रिसोर्सेस की ज़रूरत है, कितने आदमी की ज़रूरत है। और दूसरा क्या बताना है, कितने प्रकार के आदमियों की, कितने प्रकार के व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो ये इसका सबसे पहला चरण है। इसके बाद क्या होता है, ये तो एकदम शुरू है, अभी तो डिसाइड ही किया कि आदमी चाहिए 5000 और इसमें से इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने फलाने, इतने ढिमाके, ठीक है, आपने डिसाइड किया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप भर्ती करेंगे। वेरी
गुड। तो यहाँ पे भर्ती इसका चरण है। अभी मैं चरण वाइज बाद में बताऊंगा, पहले आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दूं, मोटा मोटा बता रहा हूँ। इसके बाद भर्ती करोगे। भर्ती कैसे करोगे? इसके लिए आवेदन फॉर्म निकलेगा। जैसे आपने पटवारी में आवेदन फॉर्म भरा सबने, तो आवेदन फॉर्म निकला तो क्या किया इन्होंने, ये भर्ती ले रहे हैं। अभी आप सेलेक्ट नहीं हुए, अभी आप आवेदन फॉर्म भरने के लिए लालायित हो गए और आपने 12 लाख 13 लाख फॉर्म भर दिए पटवारी के, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा फॉर्म भर गए आपके पटवारी की एग्ज़ाम में। अब भर्ती है ये पटवारी की, ठीक है। तो भर्ती में क्या किया जाता है? भर्ती में किसी व्यक्ति को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रेरित मतलब मोटिवेट किया जाता है कि भैया आप आवेदन भरिए, इसमें आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये सरकारी नौकरी है, इसमें आपको ये काम करना है, इतनी बजे जाना है, सारी चीज़ें आपको, इसीलिए आप उसके लिए आवेदन करते हैं। तो आवेदन करने के लिए प्रेरित करेगा। उसके लिए सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट देगा वो, विज्ञापन। विज्ञापन मतलब नोटिफिकेशन आएगा कि पटवारी की भर्ती आ गई, अरे खुशी की बात है, पटवारी की भर्ती आ गई, एमपीएसआई की आने वाली है, एमपीपीएससी की भर्ती आ गई, तो ये विज्ञापन करेगा। विज्ञापन का इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम हो सकता है ये न्यूज़पेपर में दे, रोजगार समाचार में दे, टीवी में दे, अलग अलग कंपनी की बात कर रहे हैं, सिर्फ पटवारी की भर्ती की बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग कंपनी अपना टीवी में दे, पेपर पे लगाए, कुछ भी करे। अब ये भर्ती कर लेगा, इसके बाद क्या होगा? आपकी परीक्षा लेगा। बहुत सारे लोग इसका प्रीलिम्स देंगे, जो भी एग्ज़ाम होगा वो देंगे, और सारे एग्ज़ाम देने के बाद फिर वो क्या करेगा, फिर आपको रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट में आपको अब क्या करेगा वो, अब चयन करेगा। चयन करेगा मतलब सिलेक्शन करेगा, ठीक है ना, सिलेक्शन करेगा इंग्लिश में। पहले क्या किया, भर्ती, रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिलेक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और चयन कैसे करेगा? आप बोलेगा जितने भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जितनों ने एग्जाम दिया, इन सब में मेरे को बेस्ट को चुनना है, बेस्ट को, सबसे बेस्ट, वेरी गुड, सबसे बेस्ट को चुनेगा। बेस्ट को चुनना यही है, वो चुन लेगा मतलब आप पास हो जाओगे। अब बेस्ट को चुनना, जैसे हम मेंस की बात करें, एमपीपीएससी मेंस की बात करें, तो वो क्या कर रहा है, वो इंटरव्यू के बाद खास खास लोगों को चुन रहा है और उन्हीं को पोस्ट दे रहा है। ये हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन हो गया तो हमको लगता है स्टाफिंग शब्द में इतना ही आना चाहिए कि आपको आप व्यक्ति को अपॉइंट किया था, आप अपॉइंट कर दो, ठीक है, मगर अपॉइंट तो हो गया, समझ लो सिलेक्शन हो गया, भैया जाओ आईएएस बन गए, आप पटवारी बन गए। अब इसके आगे आपके अंदर जाके ट्रेनिंग हो रही है, उसको भी आप नियुक्ति ही बोलेंगे। मतलब आज का टॉपिक क्या है इसको मत भूल जाना, क्योंकि अंदर डिटेल में जाएंगे। नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण इंग्लिश में आज का टॉपिक क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर मैंने क्या बोल दिया, रिक्रूटमेंट पहला बड़ा काम है। पहले तो डिसाइड करो कि व्यक्ति कितने चाहिए। व्यक्ति 5000 चाहिए। कौन से चाहिए? पटवारी चाहिए। क्या करेंगे? ये करेंगे। तनख्वाह कितनी, सब डिसाइड करके इनने आवेदन निकाल दिया, आपने आवेदन भर दिया, भर्ती में चल रहे हैं आप, आपका सिलेक्शन हो गया, आप पटवारी बन गए, अच्छी बात है। इसके बाद जाइए अंदर, आप पटवारी जैसे बनेंगे, आप पटवारी का काम नहीं कर पाएंगे, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग देंगे आपको। ट्रेनिंग को हिंदी में प्रशिक्षण लिखेंगे, इंग्लिश में ट्रेनिंग लिखेंगे। तो ये हो गया आपका RST। ये तीनों को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि ये है भर्ती के नियुक्तिकरण के मुख्य 3 घटक, फैक्टर। मैं आपसे पूछूंगा आप आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर नियुक्तिकरण पढ़ रहे हैं। मैं बोलूंगा नियुक्तिकरण के 3 मुख्य घटक बताइए, मेन फैक्टर कौन से हैं। आप बोलेंगे रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है और ट्रेनिंग है। क्या आप बता पाएंगे? एग्जाम में आ जाएगा। तो नियुक्तिकरण में 3 मुख्य आधार हैं, किसके? स्टाफिंग के। इधर देखिए, स्टाफिंग जो आज पढ़ रहे हैं, इसके 3 मेन आधार है। भर्ती 1, चयन 2 और प्रशिक्षण 3। इनकी अपनी अपनी साइकिल है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। भर्ती आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा आधा घंटा, इस चयन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा आधा घंटा, प्रशिक्षण में फिर आपको अलग से आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा। मगर आज आपको अभी यहाँ तक इसलिए सिखाया कि आपको ये मालूम पड़ जाए कि नियुक्ति के 3 मुख्य काम हैं, ट्रेनिंग, इसका सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। मगर इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रेनिंग के बाद उसको काम पर लगाते हैं, आप पटवारी का काम करने लगते हो, फिर वो काम जब आप करते हो तो आपका कार्य का जो परफॉर्मेंस है, हिंदी में बोले तो निष्पादन, उसको वो लोग चेक करते हैं कि ये भाई साहब महोदय काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी ट्रेनिंग में क्या कमी रह गई, उसको सुधारा जाएगा। आपके वर्क के परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। उसके बाद आप कंपनी में काम कर रहे हो और बढ़ाते जाएंगे। आप कंपनी काम कर रहे हो तो आपको प्रॉपर प्रमोशन की भी बात होना चाहिए कि भैया मैं आज से पटवारी बनना चाहता हूँ, बन गया, बनना तो सभी चाहते, बन गया, मेरा सिलेक्शन हो गया और पटवारी में मेरा सिलेक्शन हो गया,
तो मेरे लिए सबसे पहली बात क्या रहेगी, मेरे लिए सबसे पहली बात ये मेरा प्रमोशन वगैरह कब होगा, तो प्रमोशन भी इसी में रखते हैं कि प्रमोशन मतलब मुझको कब प्रमोट किया जाएगा, कितने साल में मैं नायब तहसीलदार बनूंगा। इसके अलावा प्रमोशन के बाद यदि गलती करोगे तो डिमोशन भी होगा, तो डिमोशन का भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, आपका ट्रांसफर शहर से शहर में हो सकता है, आपका ट्रांसफर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकता है। सिर्फ पटवारी के बारे में ना सोचें, प्राइवेट कंपनीज भी होती है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो सकता है, आपका सिटीज टू सिटी हो सकता है। तो इसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं। उसके बाद अभी हम इसके चरण पढ़ेंगे, 7 चरण, बस वही याद करना है। मगर आपको यदि बात करें नियुक्ति वास्तव में क्या है, तो नियुक्ति वास्तव में एचआर मैनेजमेंट है। आप इतना ध्यान रखेंगे, एचआर मैनेजमेंट मतलब मानव संसाधन का प्रबंध। मतलब क्योंकि आगे चल के आपका प्रमोशन होगा, डिमोशन होगा, ट्रांसफर होगा, तो ये बताओ आपको पेंशन वगैरह सब मिलेगी, सारी चीजें आपकी क्लियर होना चाहिए। आपके साथ एग्रीमेंट भी होगा, एक एग्रीमेंट होगा कि आपको हम इतने साल के लिए पटवारी की नौकरी दे रहे हैं, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट रिटर्न। तो यहाँ पर आप एक बड़ी प्रोसेस में देखें तो ये एचआर मैनेजमेंट बन जाता है। आप पटवारी में या किसी भी जॉब में हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है आपकी जॉब में, तो आपकी शिकायत है, ये शिकायत है तो उसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। आपकी जो प्रॉब्लम है तो शिकायत का समाधान करना, आपके परिवार में आपके बच्चे हैं वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, या उनके लिए कोई मेडिकल हेल्थ पॉलिसी या आपके लिए कोई मेडिकल हेल्थ पॉलिसी, ये सब आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, ये सब काम नियुक्तिकरण ही है। मतलब पूरा कर्मचारी का ध्यान रखना। शुरू में नियुक्तिकरण छोटा है, मगर जब वो बड़े लेवल पे कर्मचारी आ जाएं तो वो एचआर डिपार्टमेंट बन जाता है। और इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कार्मिक प्रशासन। ये क्या लिखा मैंने, ये एक शब्द याद रखेंगे, इसी को कार्मिक। जब भी कर्मचारियों के लिए बात करेगा, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, उनकी पदोन्नति, उनका रिटायरमेंट, उनका प्रमोशन, जो भी उनके फ्यूचर की बात करेगा, उनकी सोशल और वेलफेयर, उनकी योजनाओं की, तो आप बोलेंगे ये सब कौन सा क्षेत्र है, तो आप बोलेंगे ये सब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है, ये शब्द लिख लेना सभी लोग, ये कार्मिक प्रशासन है। ये नियुक्तिकरण पढ़ना, भर्ती, चयन प्रक्रिया ये पढ़ना, ये सब कौन सा प्रशासन है, कार्मिक। और मैंने इंग्लिश क्या बोला, पर्सनल। और आप इसको पर्सनल वाला मत लेना, व्यक्तिगत वाला, ठीक है ना। ये कार्मिक प्रशासन वाला पर्सनल है, तो याद रखेंगे ये कार्मिक प्रशासन का पार्ट माना जाता है। एचआर मैनेजमेंट एक बड़ा काम है। और एचआर विभाग, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि किसी भी संगठन में जो सक्सेसफुल है, बड़ी बड़ी कंपनी, उनका एचआर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा मिलेगा आपको, ठीक है ना। मतलब कई सारे लोग तो यही मैनेज कर रहे हैं कि हमारा व्यक्ति नाराज ना हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है, यदि उसको पूरा वेतन मिल रहा है, समय पे पदोन्नति मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, तो ही वो टिका हुआ है, तो ही उसका मनोबल है, मोराल है, मतलब तो ही वो मोटिवेट है। नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा, छोड़ के भाग जाएगा दूसरी कंपनी में जो ज्यादा सुविधा दे रही। इसलिए कर्मचारी को रोक कर रखना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तो कर्मचारी तभी तक काम करेगा जब तक वो मोटिवेट रहेगा, जब तक वो मनोबल, उसका मोरल बहुत ऊंचा रहेगा। तो ये सब काम संभालना इनका ही काम है कि भैया कैसे करें, इनको सिंगापुर की टिप पे भेज दें क्या, इनकी सैलरी बढ़ा दे क्या, इनको बोनस दे दें क्या, दीपावली का अलग से बोनस दे दे बढ़ा के इस बार। तो ये सब बहुत सारे प्रलोभन देगा, बेनिफिट्स देगा, इंसेंटिव्स देगा, ठीक है ना। ये सारा काम किस में आता है, पर्सनल में आता है, एचआर में आता है। अब हमको जो आज पढ़ना है वो पहले तो ये पढ़ लीजिए कि पहले ये बताइए आप कि यदि आपसे पूछा जाएगा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी नियुक्तिकरण की और इसके क्या लाभ हैं, तो 2 या 3 पॉइंट में लिख देता हूं, उसको नोट कर लेना, समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपका बना रहेगा। क्योंकि आप गहराई से पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, और कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर आप आराम से क्वेश्चन के साथ अच्छा खेल सकेंगे। वहां पर लैंग्वेज आएगा, आपको डर नहीं लगेगा, सब पढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, लाभ। नियुक्तिकरण के क्या लाभ हैं या क्या महत्व है, कुछ भी बोल दो, आवश्यकता भी लिख सकता हूं यहां पर, क्या आवश्यकता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका, क्या बेनिफिट्स है। सिर्फ मेन बात करते। पहला तो आपने सीधी सी बात, आपने कंपनी चालू की, नियुक्तिकरण से क्या हुआ, नियुक्तिकरण से आपने भर्ती की और बहुत सारे लोगों को काम पर लगाया। तो आप बोलेंगे कि जो योग्य व्यक्ति थे हमको परीक्षा के माध्यम से मिले, ठीक है ना। कई लोग 12 लाख लोगों में से सिर्फ 6000 लोग पटवारी बनेंगे। तो योग्यता के आधार पर या योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता, कुछ भी बना लीजिए समझाने के लिए। उपलब्धता मतलब क्या हुआ, योग्यता के आधार पर, मतलब जो एलिजिबल है वही चाहिए, हमको वही मिला है क्योंकि हमने भर्ती ली है। कर्मचारी हमको उपलब्ध हो गए या हमने खोज लिए, पहले तो खोज लिए। अब इसमें ऐसा क्यों लिखा है, योग्यता के आधार पर, शुरू में बता दिया। एक ही बात याद रखेंगे, सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना। आप ऐसा नहीं बोलेंगे कार्यों पर लगाना, सही इंसान को ढूंढना, सबसे सही जो रहेगा उसी को पोस्ट मिलेगी। सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना, मतलब जो काम जिसके लायक है उसी को देना। ड्राइवर का काम ड्राइवर को देना, डॉक्टर का काम डॉक्टर को देना। दूसरा,
दूसरा, अब आपको ये मालूम पड़ गया कि इसमें एक भर्ती होगी, भर्ती में एक एग्जाम होगा, कई एमपीपीएससी वगैरह की बात करो तो इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, हमको अच्छे अच्छे लोग मिले, एकदम क्रीम, मतलब एकदम एलिजिबल लोग मिले, टॉपर मिले। तो जब टॉपर मिलता है तो वो क्या करता है, वो फंक्शन भी अच्छा करता है, उसका जो कार्य होता है, कार्य वो बहुत जोरदार होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, वो 80% 90% लाया है, सेलेक्ट हुआ है, तो उसका कार्य का जो निष्पादन होता है, कार्य निष्पादन को मैं क्या लिखता हूँ, क्या है ये, मतलब जो वो काम करेगा, वर्क का, इसका फंक्शन का एग्जीक्यूशन करना या परफॉर्म करना, उसका वर्क का परफॉर्मेंस देखते हैं, ये बढ़ता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? पहला कारण कि मुझने हर पद के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को चुना है, मैंने भर्ती ली, परीक्षा ली, इंटरव्यू लिया। दूसरा कारण, मैं ट्रेनिंग भी दूंगा, अभी उसको साइड में लिख देता हूं, ट्रेनिंग भी तो दे रहे हैं आप। जब आप किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं तो क्या होता है भैया, आपको पटवारी का काम तो आता ही नहीं, पहले आपको ट्रेनिंग देंगे तो आप काम सीख जाओगे, अच्छे से काम करना आ जाएगा, और जब अच्छे से काम करना आएगा तो आपका वर्क परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ये कार्य निष्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ, जब आप अच्छा फंक्शन करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी क्या कर देगी, उसी में से कंपनी आपको क्या करेगी, प्रमोशन देगी, उसी में से आप कंपनी का फायदा करिए और कंपनी उसी पैसे से आपको बोलेगी चल तेरा सैलरी पैकेज बढ़ा दिया क्योंकि तूने टारगेट से ज़्यादा काम किया, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जिसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो खुद पहले से भी योग्य है, पहले से बंदा योग्य है क्योंकि उसने 12 लाख लोगों में एग्जाम निकाला है, और ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब उसकी योग्यता को और बढ़ा रहे हैं, उसकी योग्यता को और बढ़ा रहे हैं, कोई नई योग्यता नहीं, योग्यता को और बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कार्य निष्पादन बढ़ेगा, और कार्य निष्पादन बढ़ेगा तो इसी से आप जोड़ेंगे, जब कोई कंपनी का कार्य निष्पादन बढ़ेगा, किसी बंदे का परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी उसको टाइम पे सैलरी, एक्स्ट्रा फैसिलिटी, घूमने के लिए टिप, क्या मालूम क्या क्या उसके ऊपर मेहरबान होगी कंपनी। तो वो बंदा क्या होगा, उस बंदे का मनोबल बढ़ेगा, मोराल बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा, उसको मोटिवेशनल फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पीछे उसका कारण है कि उसको घर बनवाना है, उसको घर चलाना है, बीवी बच्चों का ध्यान रखना है, पढ़ाना है, लिखाना है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, इसीलिए वो काम कर रहा है। तो इससे मनोबल भी ऊंचा उठता है, किसका मनोबल, या कर्मचारी अभिप्रेरित रहता है, अभिप्रेरित मतलब इंग्लिश में मोटिवेटेड रहता है, मोटिवेशन से बना है, और मनोबल मतलब मोराल बढ़ता है और मोटिवेटेड भी रहता है। इसके अलावा मानव संसाधनों का उचित प्रयोग, यानी क्या मतलब हुआ इसका, पहले लिख देते हैं मानव संसाधनों का, मानव संसाधन तो आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेस, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, ये भी इससे फायदा है। क्या फायदा, क्या मतलब हुआ, बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन, मतलब आपके यहाँ जो कर्मचारी हैं आप उसका बेस्ट यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात और, आपको यदि कर्मचारी ज़्यादा हो जाएं तो भी कंपनी डूब जाएगी, घाटे में चली जाएगी, सैलरी नहीं दे पाएगी। कंपनी में कर्मचारी कम हो जाएं तो भी ये डूब जाएगी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी टाइम पर मार्केट में, ठीक है। तो नदी के पानी की तरह है, नदी का पानी यदि ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाएगी, तो भी परेशानी है। नदी का पानी, बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाएगा, ये भी परेशानी है, नदी का जल स्तर कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कम दोनों खतरनाक हैं। इसलिए ये नियुक्तिकरण से हमको प्रॉपर डेटा मिलता है कि कितने व्यक्ति हमारी संस्था के लिए जरूरी हैं, उतने ही व्यक्तियों से अच्छा काम लेकर, अच्छा परफॉर्मेंस लेकर कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाया जाए। ये 1 2 3 4 मुख्य कार्य हैं। अब ये मनोबल और अभिप्रेरित क्यों हो रहा है, इसके लिए लिख लेना, जस्टिफाई वेजेस मिलता है उसको, न्यायोचित पारिश्रमिक। क्या बोला मैंने, न्यायोचित मतलब जो सही है, न्यायोचित मतलब न्याय धन उचित से बना है, गुण संधि है इसमें, न्यायोचित पारिश्रमिक यानी वेजेस, मतलब उसको प्रॉपर सैलरी मिल रही, प्रॉपर प्रमोशन मिल रहा है, प्रॉपर बोनस मिल रहा है, तो उससे क्या बढ़ रहा है, उसका मोराल बढ़ रहा है और वो काम के प्रति क्या हो रहा है, मोटिवेट। ये 4 मुख्य फायदे बड़े बड़े दिखा दिए मैंने आपको, इसी के आसपास ध्यान रखना। योग्यता के आधार पर हमको कर्मचारी खोजना थे, वो हमारे लिए आसान हो गया भर्ती के द्वारा। उसके बाद कार्य निष्पादन बढ़ गया क्योंकि हमने उसको ट्रेनिंग भी दिया है और हमने जिसको खोजा है वो कैसा है, वो योग्य व्यक्ति है, और मनोबल और उसका मोटिवेटेड रहता है, उसका मोराल ऊंचा रहता है क्योंकि उसको प्रॉपर बोनस, प्रॉपर वेजेस मिलता है। और मानव संसाधन का सर्वोत्तम प्रयोग मतलब हम ज्यादा और कम वाले दोनों से बच जाते हैं। ज्यादा होना भी घातक है, यदि हम नई सारी चीजें मैनेज करेंगे स्टाफिंग के माध्यम से, भर्ती के माध्यम से, तो हमको संख्या कम और ज्यादा दोनों ही हमने बता दिया है कि घातक साबित होगी। अब हम बात कर रहे हैं, 10 मिनट में और खत्म हो जाएगा इसका पहला टॉपिक। अब हम बात करेंगे प्रक्रिया की, नियुक्तिकरण प्रक्रिया। प्रक्रिया जहां भी लिखा है इसका मतलब प्रोसेस बोलें, ज्यादा अच्छा है कि साइकिल बोलें।
साइकिल बोलें, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस में क्या क्या है हमने आपको शुरू में ही बता दिया है बेटा, शुरू में बता दिया कि सबसे पहला काम मैंने आपको याद है बताया था कि सबसे पहले डिसाइड करो कि व्यक्ति कितने चाहिए। तो इसकी प्रक्रिया में पहला काम यही है। तो ये लिख देते हैं पहला काम, फिर लिख देते हैं दूसरा काम, फिर लिख देते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। 7 पॉइंट में आप इसको याद करेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल रटने वाला याद नहीं करेंगे, आप समझेंगे, खुद ही मन से बना लेंगे पॉइंट। शब्दों का खेल है, ठीक है ना। पहले मैं लिख देता हूं मानव शक्ति, मानव शक्ति का आकलन करना, वेरी गुड, यही सर ने अभी समझाया था। एस्टिमेट बनाना, आकलन करना, पूर्वानुमान लगाना, किसका? मानव शक्ति का, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस का, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस का। एचआर का मतलब अभी मैंने आपको बताया, एक तो संख्या डिसाइड कर ले, कितने व्यक्ति चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यक्ति होंगे तो समय भी बर्बाद होगा, सामग्री भी बर्बाद होगी, व्यापार भी बर्बाद होगा। कम होंगे तो भी बर्बाद होगा, इसीलिए इसकी संख्या निर्धारित की जाए सबसे पहले। और इसमें किस टाइप के व्यक्ति चाहिए, कितने ड्राइवर, किस प्रकार के और कितने, ये दोनों शब्द याद रखेंगे। इसका पहला काम है। अब आपने आकलन लगा लिया, मानव शक्ति का आकलन आपने लगा लिया, इसका मतलब हुआ कि कितने एचआर चाहिए, कितने व्यक्तियों को आपको जरूरत है, आप ये बताइए। अब ये यदि देखा जाए बड़े लेवल पर, ये कंपनी में ये भी कोई छोटा काम नहीं है। इसमें अब किस प्रकार के, जैसे मैंने बोला इसमें कई प्रकार आ जाते हैं। क्या वो लोग जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, क्या उनको आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हो? हाँ, मेरी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब निकली है, हैंडीकैप व्यक्ति भी आकर आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो मैं उन अल्पसंख्यक के लिए, उन अपेक्षित वर्ग के लिए भी मैं कुछ कर सकता हूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, महिलाओं के लिए मेरे पास ये सुविधा है, ठीक है ना, इसके लिए मैं अलग से बीमा पॉलिसी दे सकता हूं। तो मैं वंचित वर्गों की रक्षा भी यहां पर कर सकता हूं। अब आप याद करो, हमने शुरू में मैनेजमेंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या करता है। मैनेजमेंट समाज के प्रति भी अपनी भूमिका निभाता है, सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखो, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, महिला को प्रोत्साहन देगा, वंचित वर्ग को देगा, माइनॉरिटीज को देगा, जो भी दिव्यांग वगैरह होंगे उनको देगा। तो ये डिसाइड करेगा किस प्रकार के आदमी से हमारा काम चल सकता है और अच्छा चल सकता है। दूसरे नंबर पर आप खुद ही मन से लगा देंगे सर भर्ती। अब भैया डिसाइड कर लिया तो सबसे पहले क्या निकालो? भर्ती। भर्ती मतलब अब ये बड़े से लोग, बहुत सारे लोग इसमें आवेदन देंगे, बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे? आवेदन देंगे। अब भर्ती यूं बोलने में एक लाइन का है, मगर एक ये टॉपिक है जो आपको आधा घंटे सीखना है, क्योंकि भर्ती के स्रोत होते हैं, कहाँ से ली जाती है। एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या रखना है, एक्सटर्नल में क्या रखना है, भर्ती के कारण क्या होते हैं, तो ये सब आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। अब इतना याद रखेंगे कि भर्ती आंतरिक भी हो सकती है, भर्ती आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल क्या होता है बेटा? कोई 2 स्टार साहब हैं, सब इंस्पेक्टर, जैसे मेरे जो भी स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर हैं, उनमें से अगले साल से टीआई बनने की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि 10वां साल लग जाएगा मेरे पुराने स्टूडेंट को। तो एसआई से क्या बने? टीआई बने। तो भैया टीआई की पोस्ट तो आपने प्रमोशन से भर ली, हाँ, ये इंटरनल भर्ती है। कौन सी भर्ती है ये? इंटरनल। प्रमोशन से भी भर लिया, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम करा लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि एएसआई का मतलब 1 स्टार, जिसको थाने पर बोलते हैं, जिला बल में मध्य प्रदेश में, ये इसकी वैकेंसी आती है। तो हेडसअप का ही आपका एक वो हो जाता है डिपार्टमेंटल, कि ये परीक्षा निकली है, मगर इसको आप और हम जैसे आम लोग नहीं भर सकते, डिपार्टमेंट के लोग ही भर सकते हैं और अपना प्रमोट हो सकते हैं एग्जाम के माध्यम से, ठीक है ना। तो सीधी बात, प्रमोशन ही प्रमोशन है इसमें। और एक्सटर्नल जो अभी आई है पटवारी की भर्ती, ये एक्सटर्नल है, आप सभी लोग आवेदन भर रहे हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे आप? तीसरा चयन बोलेंगे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चयन का मतलब क्या बताया? सिलेक्शन। इसका मतलब रिक्रूटमेंट, ठीक है। चयन का मतलब क्या होगा? चयन का मतलब होगा सबसे बेस्ट को चुनना, किसमें से जो उपलब्ध है। तो लिख देता हूँ उपलब्ध मतलब अवेलेबल, उपलब्ध में सर्वश्रेष्ठ को चुनना, सर्वश्रेष्ठ को चुनना, ये क्या है? ये चयन है। इसी में इंटरव्यू भी लेगा, इसी में कोई एग्जाम लेगा, इसी में रेलवे डिपार्टमेंट में जैसे कहीं कहीं पर साइको टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेगा आपका। तो ये भी आपका सब इसी का पार्ट है चयन का। इंटरव्यू ले ले, मेंस ले ले, साइको टेस्ट ले ले, कुछ भी कर ले, मगर फाइनली जब चुनेगा तो वो सबसे बेस्ट को चुनेगा। फाइनली जब जो पटवारी बनेगा, आईएएस बनेगा, आईएएस आखिरी में जो बनता है वो बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। तो ये उसका प्रिंसिपल है चयन। चयन के बाद क्या आएगा? चौथे नंबर पर यहाँ आना ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, मगर ट्रेनिंग के पहले एक शब्द याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिविन्यास। इसके लिए कठिन सा शब्द आएगा, लिख देते हैं अभिविन्यास, पहले हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद एक शब्द और आ सकता है अनुस्थापन, अनुस्थापन लिख देते हैं, अनुस्थापन। तो ये 2 शब्द आएंगे। इंग्लिश में इसके लिए शब्द बनेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, अब इसका क्या मतलब है? आपने सिलेक्शन ले लिया, चयन
चयन हो गया आपका पटवारी में, मगर अब आपको क्या करेंगे, आपको कार्य से परिचित तो कराएं, इंट्रोड्यूस कराएं। प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो व्यक्ति को ले जाएंगे और कंपनी में जाकर कंपनी की नीतियों के बारे में बताएंगे, पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, कंपनी के रूल रेगुलेशंस के बारे में बताएंगे, यानी कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें उसका कंपनी का परिचय दिया जा रहा है। और क्या कर रहे हैं, और उसको ले जाएंगे और कंपनी में जो अदर डिपार्टमेंट्स वाले हैं उन लोगों से मिलाएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। हेलो, ये मिस्टर खान सर हैं, ये मिस्टर यादव जी हैं। तो उनका क्या करा रहे हैं, लोगों से परिचय करा रहे हैं। परिचय क्यों करा रहे हैं, ये सामाजिकरण का हिस्सा है, सोशलाइजेशन मतलब हम जिस कंपनी में काम करते हैं पहले दिन से ही हमारे दोस्त यार ये सब बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब हमारा उस कंपनी के अकॉर्डिंग हमारा सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है। तो ये एक प्रकार का सामाजिकरण है। इसमें अन्य कर्मचारियों से क्या करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं, एक दूसरे से मिलवा रहे हैं, आपके जूनियर कौन रहेंगे, आपके सीनियर कौन रहेंगे, प्लस कंपनी का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि कंपनी की नीतियां क्या है, नियम क्या है और पॉलिसी क्या है। तो इसके लिए आप याद रखेंगे ओरिएंटेशन इंग्लिश में शब्द मिलेगा। अब वो कंपनी में वो उसका सामाजिकरण हो जाएगा, कंपनी के बारे में सामान्य बातें जानने लगेगा। तो अब उसको ट्रेनिंग पे भेजेंगे। तो अब आएगा ट्रेनिंग का नंबर अब आएगा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टाफिंग का, क्योंकि ट्रेनिंग से किसी भी व्यक्ति की जो योग्यता है पहले से, क्योंकि आपने योग्य व्यक्ति तो चुने ही है, यहाँ लिखा है आपने कि सबसे योग्य व्यक्ति चुनेंगे हम भर्ती के माध्यम से, ये लिखा है उपलब्ध में सर्वश्रेष्ठ, सबसे योग्य को चुना है, मगर उसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उसको और अधिक बढ़ाएंगे किसके माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। अब ट्रेनिंग किसी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना खुद का होता है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजता है। ट्रेनिंग के बाद अगला पार्ट आएगा, भाई ट्रेनिंग तो हो गई। अब देखिए, अब ट्रेनिंग होने के बाद बंदा काम पर लग जाएगा, और जब काम पर लगेगा तो उसने काम कितना अच्छा किया नहीं किया, मतलब उसकी परफॉर्मेंस स्तर देखा जाएगा, उसके कार्य का निष्पादन। हमने आपको बोला था कि हम इसको सामान्य भाषा में पढ़ें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, नियुक्तिकरण। मगर आप देख रहे हैं नियुक्ति तो यहीं हो जाती है, चयन के बाद नियुक्ति हो गई, फिर भी हमने क्या दिया उसको कंपनी के परिचय में हमने ओरिएंटेशन दिया, उसके बाद हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये सब किसके पार्ट माने जाएंगे, नियुक्तिकरण के पार्ट माने जाएंगे, स्टाफिंग के पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, कार्य का निष्पादन का आकलन मतलब उसका एस्टिमेट देखना कि कार्य सक्सेसफुली हुआ या नहीं हुआ। बंदे को ट्रेनिंग दे दी है, बंदा काम पे चला गया है, अब उसने काम किया 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद आप उसको क्या करेंगे, उसके कार्य का जो निष्पादन है, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ परफॉर्मेंस लेवल लिख सकते हैं, उसका क्या करेंगे, आकलन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या गलती हुई है, यदि सक्सेसफुली काम नहीं हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम आई, इसकी ट्रेनिंग में क्या कमी थी। अच्छा, दूसरी बात, कार्य निष्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप काम करोगे उतनी जल्दी आपका प्रमोशन होगा। आप काम के लिए कोई अच्छा काम करोगे कंपनी के लिए तो आपका जल्दी प्रमोशन होगा, जल्दी आपकी तरक्की होगी। मतलब ये इसी से आपका प्रमोशन भी डिसाइड होता है, इसी से आपकी सैलरी पे स्केल डिसाइड होता है कि ये बंदा काम नहीं करता, प्राइवेट कंपनी में इसकी सैलरी कम करो, ठीक है, इसकी वर्किंग परफॉर्मेंस लेवल इसका खराब है। तो आगे चलते हैं 7वें नंबर पर। अब ये भी आ गया निष्पादन करना, और निष्पादन के बाद यदि कुछ कमी होगी तो आप कंट्रोल करोगे, उसमें सुधार करोगे। अब देखिए, अब बात करेगा पदोन्नति की, सीधी बात करेगा पदोन्नति और भविष्य योजना। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, फ्यूचर प्लानिंग और प्रमोशन एंड फ्यूचर प्लानिंग। हर बंदा तभी मनोबल उसके अंदर रहेगा जब उसकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत अच्छी हो। एक कंपनी में कोई व्यक्ति अपने मन से तभी काम करेगा जब उसको फ्यूचर सिक्योर हो कि मेरे को आगे चल के कंपनी हटाएगी तो नहीं, मेरा पेंशन, मेरा पीएफ कटता है कि नहीं, प्रोविडेंट फंड, मुझको आगे महंगाई भत्ता मिलेगा कि नहीं, मुझको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी क्या, मुझको बोनस मिलेगा क्या। तो ये सब क्या है, ये सब उसके क्या है, ये सब उसके आउटपुट है जिसके लिए वो काम कर रहा है आपके पास। तो यहाँ पर अभी सैलरी की बात नहीं करते हुए सिर्फ प्रमोशन की करेंगे, और उसके अलावा फ्यूचर प्लानिंग में देखिए इसमें क्या क्या आएगा, इसमें प्रमोशन आएगा, मैंने पी लिख दिया, हिंदी में उसको पदोन्नति बोलेंगे। इसके अलावा इसमें ट्रांसफर भी आएगा, ट्रांसफर को हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थानांतरण बोलेंगे, हस्तांतरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमोशन भी आएगा, ट्रांसफर भी आएगा। एक में लिख रहा हूं डिमोशन, मतलब प्रमोशन में बड़ी पोस्ट मिलती है, डिमोशन में तुरंत नीचे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो डिमोशन भी होता है, हिंदी में लिखते हैं पद अवनति,
हिंदी वाले पद अवनति, और इसको पद उन्नति, एक में उन्नति है एक में अवनति है, ठीक है। आगे इसके बाद और क्या क्या होता है, ट्रांसफर भी जब करेगा तो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट भेज सकता है, फंक्शन टू फंक्शन भेज सकता है, एक कार्य से दूसरे कार्य में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये दोनों काम किसमें आ गए हैं, सारा पदोन्नति और फ्यूचर प्लानिंग में। 8वां नंबर। अब बात आई वेजेस की। वेजेस यानी हिंदी वाले लिखेंगे पारिश्रमिक, और पारिश्रमिक मैंने कैसा बोला है, जस्टिफाइड हो, मतलब न्यायोचित हो, उचित पारिश्रमिक, क्योंकि कोई व्यक्ति तभी तक काम करेगा जब तक उसको प्रॉपर वेजेस मिल रहा है। आपकी तनख्वाह अच्छी है, कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट देती है, तो आप यदि उसका मनोबल बढ़ेगा तो वो कार्य के प्रति मोटिवेट होगा, मोटिवेट रहेगा तो वो कार्य अच्छे से करेगा तो उसका कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस लेवल अच्छा सुधरेगा। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि पारिश्रमिक का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। और पारिश्रमिक तब का जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट नियुक्तिकरण माना जाता है। ये 8 चरण होकर 7 बोल दिए थे मैंने, ध्यान से देख लीजिए 8 चरण। लास्ट में पारिश्रमिक कैसा हो सकता है बेटा, पारिश्रमिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रेगुलर टाइम वाला भी हो सकता है, फिक्स अवधि का मतलब सुबह 8 बजे आना और शाम को 8 बजे जाना, 20,000 तनख्वाह मिलेगी, ये टाइम से हो गया। दूसरा पीस से भी हो सकता है, पीस से या आपको टारगेट दिया कि मेरी पेन बनाने की कंपनी है, इसमें के 100 पेन बनाओगे तो 2,000 रुपए दिन भर में मिलेंगे, तो ये टारगेट दे दिया। ये आपने पढ़ा होगा मुझसे, साइंटिफिक मैनेजमेंट में FW टेलर ने दिया था, डिफरेंशियल पीस सेट सिस्टम, ये उसी की बात कर रहा हूं मैं। अवधि वाला भी होगा। इसके अलावा बिना पैसे के भी आपको बहुत सारी सुविधाएं, कहीं घूमने जाने की टिप दे रहे हैं, या आपके बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, या आपका जीवन बीमा करा रहे हैं, आप किसी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके परिवार का इलाज फ्री कर रहे हैं, अन्य जो भी सुविधा देना, चाहे वो फाइनेंशियल हो या अनफाइनेंशियल हो, सारा इसी में माना जाता है पारिश्रमिक मतलब वेजेस। चाहे वो आपको इंसेंटिव दे रहा हो, चाहे वो आपको बोनस दे रहा हो, चाहे वो को DA दे रहा हो, महंगाई भत्ता टीए दे रहा हो, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सब इसी में माना जाएगा। तो देख लीजिए एक बार, ये हो गया आपका आज का चैप्टर कंप्लीट। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, इसको ध्यान रखेंगे, ये प्रक्रिया। अब आप इसको रटेंगे नहीं, आपके दिमाग में सारी चीजें सेव हो जाना चाहिए कि पहले व्यक्तियों का पता लगाएंगे कितने आदमी चाहिए, फिर भर्ती निकालेंगे, परीक्षा हो जाएगी, फिर इंटरव्यू वगैरह लेंगे, मतलब सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद एकदम ट्रेनिंग मत कराना, उनको कार्य से परिचित कराएंगे, कार्य से, कंपनी से या अन्य लोगों से उनका इंट्रोडक्शन कराएंगे ताकि उनका सोशलाइजेशन हो जाए। उसके बाद उनको ट्रेनिंग पर भेजेंगे, ट्रेनिंग के बाद वो काम पर लग जाएंगे तो कार्य का उनका निष्पादन होगा, उनने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया। और उसके बाद उनकी प्रमोशन की भी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कब प्रमोट होगा, कितने साल में प्रमोट होगा, फ्यूचर में आगे तेरा क्या है, तेरा PF क्या कटता है, सारी चीजें। और लास्ट में पैसे वाली बात या उसकी जो भी फैसिलिटीज हैं, पैसे वाली बात या इंसेंटिव वाली बात, ये वेजेस में प्रॉपर जस्टिफाइड वेजेस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चरण थे, ये थी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया। अब आपको इसके बाद तुरंत आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्लास आपको ये पढ़नी है 20-25 मिनट की, एक क्लास ये पढ़नी है 20-25 मिनट की, एक क्लास ये पढ़नी है ट्रेनिंग। ये तीनों पर्टिकुलर अलग अलग डायमेंशन है। और लास्ट में यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए किसी व्यवसाय का सबसे बड़ा आधार क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, आप बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब मानव संसाधन। ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन, मतलब किसी भी व्यवसाय की सफलता किस पर डिपेंड करती है, मानव संसाधन की गुणवत्ता पर। का जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उसकी क्वालिटी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया, कोई डायरेक्ट पूछता भर्ती के 3 मुख्य नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग के 3 तत्व क्या है, 3 तत्व पूछेगा, एलिमेंट, तो आप इन तीनों को ही छाटेंगे, एक, दूसरा ये और तीसरा ये। इंग्लिश में रिक्रूटमेंट, इंग्लिश में सिलेक्शन, इंग्लिश में ट्रेनिंग, RST। और जब आप ABCD पढ़ते हो, आप रीजनिंग भी पढ़ते हो, रीजनिंग भी 25 नंबर का है, तो रीजनिंग में ये 18 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे है और ये 20 नंबर पे, सीक्वेंस में ही है। RS और T, रिक्रूटमेंट, और उसके बाद सिलेक्शन, और उसके बाद क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग। ये हो गया आपका कंप्लीट। अगली क्लास एक ब्रेक के बाद आपको मिलेगी, जिसमें भर्ती के बारे में देखेंगे, भर्ती की क्या परिभाषा है, भर्ती कौन कौन सी होती है, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक के कौन से डायमेंशन है और बाहरी के कौन से डायमेंशन है। उसके बाद आप चयन देखेंगे, चयन कैसे करते हैं, इंटरव्यू कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में सिलेक्शन की क्या क्या प्रोसेस है। और उसके बाद आप ट्रेनिंग देखेंगे, ट्रेनिंग किस प्रकार की होती है, कितने समय में होती है, सबकी अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो ये आपको छोटी छोटी क्लासेस हैं, ये पूरा चैप्टर अपने आप में एक बड़ा है, मैंने शुरू में बता दिया था। अभी आपने क्या पढ़ा, केवल नियुक्तिकरण के लाभ या प्रॉफिट पढ़े। नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, और कॉन्सेप्ट यही समझा कि ये एक बड़ा काम है, इसके लिए अलग से HR डिपार्टमेंट होता है, मानव संसाधन का अलग से विभाग होता है, और इसमें कर्मचारी की जितनी भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था किसमें आती है, स्टाफिंग में आती है। मैंने कार्मिक प्रशासन एक नया शब्द दिया है आपको, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी कर्मचारियों की कोई भी बात आई, ट्रेनिंग, उनका क्षतिपूर्ति, उनको कंपनसेशन देना, उनका हाथ में लग गई या उनकी दुर्घटना हो गई तो उनको क्षतिपूर्ति, सब कुछ को आप बोलेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, कार्मिक प्रशासन। सबको आप बोल सकते हैं नियुक्तिकरण, सबको आप बोल सकते हो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, HR का मैनेजमेंट। ये हो गया आपका कंप्लीट।
अब अगली क्लास में मिलते हैं जिस पे बात करेंगे भर्ती पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।